नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी राइटर काजू कतली और आज मैं लेकर आई हूं एक दिलचस्प, रोमांटिक लेकिन तूफानी कहानी, द क्रूएल बेनारियल लव इनोसेंट गर्ल। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से। संजय दीवान, इंडिया का सबसे हैंडसम बैचलर, लाखों दिलों की धड़कन और करोड़ों की दौलत का मालिक। इतनी छोटी उम्र में बिलियनियर बनने वाला ये शख्स जितना कामयाब है उतना ही अजीब भी। संजय, जिसके स्वभाव में है अकड़, जिद और एक तिरछा अंदाज। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता और जिसे चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। लेकिन हर तूफान का एक किनारा होता है और इस कहानी में वो किनारा है हमारी नायिका पंखुड़ी। पंखुड़ी बिल्कुल अपने नाम की तरह मासूम, नाजुक और प्यार से भरी हुई। उसके लिए दुनिया की हर चीज़ सिर्फ मोहब्बत से जुड़ी है, चाहे वो इंसान हो या कोई जड़ वस्तु। सबसे बढ़कर उसे प्यारा है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके माँ बाप का मान। अब सवाल ये है, जब संजय की जिद और जुनून टकराएगा पंखुड़ी की मासूमियत और आत्मसम्मान से, तो क्या पंखुड़ी संजय को बदल पाएगी या फिर वो हमेशा उसकी जिद बनकर रह जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। चैप्टर 1, पहली झलक। दोस्तों, हमारी कहानी की पहली झलक शुरू होती है एक बड़े से हॉल के बीचों बीच, जहां खड़ी है एक मासूम सी 18 बरस की लड़की। नाम है पंखुड़ी। नीली सलवार सूट में सजी, जैसे हीरा अपनी चमक से लोगों की नजरें रोक ले, वैसे ही पंखुड़ी की मासूमियत पूरे हॉल को थमा देती है। सिर झुका हुआ, आंखें नीचे, जैसे किसी से माफी मांग रही हो। उस चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत साफ झलक रही थी। सिर झुका हुआ, आंखें नीचे, जैसे किसी से माफी मांग रही हो। उस चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत साफ झलक रही थी। उसके सामने खड़ी थी उसकी माँ वर्षा, उम्र करीब 40 साल, सादे सूती कपड़ों में सजी एक सख्त लेकिन दिल से दयालु औरत। वर्षा गुस्से से कहती है, हुआ ना फिर वही। कितनी बार समझाया है तुझे पंखुड़ी, इतनी दयालु मत बनो। हर बार तू किसी की मदद के चक्कर में खुद ही फंस जाती है। तुझे पंखुड़ी, इतनी दयालु मत बनो। हर बार तू किसी की मदद के चक्कर में खुद ही फंस जाती है। वर्षा माथे पर हाथ मारती है और धीरे से खुद से बुदबुदाती है, हे प्रभु, मेरी बेटी को थोड़ी समझ दे। इतना भी अच्छा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। तभी हॉल के दरवाजे से अंदर आते हैं पंखुड़ी के पिता, करीब 50 साल के, हटे कट्टे, सादे धोती कुर्ते में। चेहरे पर रौब भी है और अपनापन भी। वे धीरे से हंसते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, जरा अब बात को यहीं खत्म करो। कितनी बार डांटोगी अपनी बेटी को? वर्षा झल्ला कर कहती है, आप ही समझाए अपनी लाडली को। इसे बाजार से सामान लाने भेजा था और ये घर का पैसा किसी और की मदद में दे आए। अब बताइए इस महीने का राशन कैसे चलेगा? पंखुड़ी धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखों में अपराध बोध तो है, लेकिन साथ ही मासूम सच भी। वो धीमी आवाज में कहती है, माँ, वो बुजुर्ग अम्मा का दर्द देखा नहीं गया मुझसे, इसलिए मैंने पैसे उन्हें दे दिए। पिता तुरंत जेब से पैसे निकालकर वर्षा को थमाते हैं और कहते हैं, ये लीजिए, और प्लीज हमारी बेटी को इतना मत डांटिए। उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया, बस भलाई ही की है। वर्षा का चेहरा पिघलता है। हल्की मुस्कान के साथ वो पंखुड़ी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, तेरा दिल बहुत मासूम है, लेकिन इस जमाने में इतना मासूम होना खतरनाक है। ये दुनिया बहुत क्रूर है, यहाँ लोग एक दूसरे को सिर्फ नोचते हैं। तू कैसे निभाएगी इस दुनिया में? पिता तुरंत पीछे से आकर बेटी को सीने से लगा लेते हैं। चिंता मत करो, हमारी बेटी के लिए हम ऐसा हमसफर ढूंढेंगे जो इसका ख्याल हमसे भी ज्यादा रखे। पंखुड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, पापा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मुझे आप दोनों से ज्यादा प्यार करे। मैं तो शादी करके कहीं जाऊंगी ही नहीं। अब नजर बदलती है एक अंधेरे, खंडहर जैसे जगह पर, जहां घुटनों के बल गिरा 60 के करीब का एक बुजुर्ग आदमी रहम की भीख मांग रहा है। प्लीज बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके कांपते हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और तभी अंधेरे से बाहर आता है एक चेहरा, कुर्ते में सजी दमदार शख्सियत, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में तिरछी हंसी। ये है आदित्य रॉय। आवाज में तिरस्कार, तुझे देखकर घिन आती है मुझे, गद्दार कहीं का। तुझे पता है मुझे गद्दारों से कितनी नफरत है, और तू जानता है मैं गद्दारों के साथ क्या करता हूँ? बुजुर्ग आदमी कांपते हाथों से आदित्य के पैर पकड़ने की कोशिश करता है। आदित्य गुस्से में उसे जोरदार लात मारता है। बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट राहुल ठंडी हंसी के साथ कहता है, ओह, तेरे अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? तूने हमारे बॉस को धोखा दिया और यही तेरी लालच तेरा अंत करेगी। राहुल इशारा करता है। बॉडीगार्ड्स आते हैं और उस बूढ़े को पकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। उसे जबरदस्ती एक बड़े ड्रम में ठूंस दिया जाता है। और वहीं दोस्तों,
हमारी कहानी के हीरो और हीरोइन का पहला इंट्रोडक्शन पूरा होता है। एक तरफ मासूमियत और भलाई से भरी पंखुड़ी और दूसरी तरफ निर्दयी, क्रूर लेकिन ताकतवर आदित्य रॉय। क्या होगा जब इन दोनों की दुनिया आपस में टकराएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी द क्रूल बेनेरियल लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 2, दादी का जिद। बैकग्राउंड में रॉयल का इंजन साउंड जोड़ हल्की सस्पेंसफुल म्यूजिक। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। आदित्य रॉय उस डरावनी हवेली से टशन में बाहर निकलता है। बाहर पहले से खड़ी है उसकी लग्जरी कार और उसके पीछे 7-8 बॉडीगार्ड्स की लंबी कतार। आदित्य अपने सबसे आगे वाली लग्जरी कार में बैठता है। गाड़ी चल पड़ती है। वो खामोश खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। तभी उसके पॉकेट से फोन बजता है। आदित्य स्क्रीन की तरफ देखता है। उस पर लिखा है दादी और साथ में दिल का इमोजी। वो बिना देर किए कॉल उठा लेता है। फोन के अंदर से एक चिंतित आवाज आती है। भैया, दादी माँ ने 2 दिन से दवाई नहीं खाई है। जिद पर अड़ी हैं। कहती हैं जब तक मेरा बड़ा बेटा नहीं आएगा मैं दवाई नहीं खाऊंगी। वो जोर से चिल्लाता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फोन के उस पार से जवाब आता है, भैया हमें लगा आप बिजी होंगे। लेकिन आदित्य उनकी बात पूरी सुने बिना ही फोन काट देता है। वो ड्राइवर की तरफ झुककर तेज आवाज में कहता है, कार को तुरंत रॉय पैलेस ले चलो। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हीरो की फैमिली की तरफ। आदित्य रॉय के दादा का नाम है पारस रॉय और दादी का नाम है गुलाबी देवी। आदित्य की मां का नाम राखी रॉय और पिता का नाम कमलेश रॉय है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदित्य का रिश्ता अपने माँ बाप से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आदित्य का एक छोटा भाई भी है, हिमांशु रॉय। बहुत क्यूट, दिल से सीधा साधा और मासूम। धीरे धीरे पैलेस की ग्रैंड एंट्री का सीन। जैसे ही आदित्य की कार पैलेस के विशाल दरवाजे पर रुकती है, नौकर दौड़कर आता है। वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर झुकता है और कहता है, स्वागत है मालिक। आदित्य उसकी तरफ देखता भी नहीं और सीधे कॉलेज बॉय की तरह तेज कदमों से पैलेस के अंदर चला जाता है। बैकग्राउंड धीरे से बदलता है। काम, लाइब्रेरी वाइब्स। सीन बदलता है। अब बारी है हमारी हीरोइन पंखुड़ी की। पंखुड़ी लाइब्रेरी में बैठी थी, हेडफोन्स लगाए हुए और पूरी तल्लीनता से पढ़ाई कर रही थी। उसका इस साल का कोर्स खत्म हो चुका था। अब वो नेट की तैयारी करना चाहती थी। इसके लिए कंपटीशन एग्जाम देना जरूरी था, इसलिए उसने 1 साल का ड्रॉप लिया और अब एडमिशन के लिए मेहनत कर रही थी। हमारी पंखुड़ी पढ़ाई में बेहद होशियार थी। तभी उसके फ़ोन में वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। वो स्क्रीन देखती है। उसकी दोस्त रेखा का मैसेज है, कम आउट, आई हैव सम वर्क राइट नाउ। पंखुड़ी तुरंत अपनी कॉपी और बुक्स समेटती है, लैपटॉप बंद करती है और लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है। बाहर खड़ी थी उसकी दोस्त राखी। और यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 3, दादी का जिद और पहली कड़ी। तो दोस्तों, अब कहानी बढ़ती है हमारी हीरोइन पंखुड़ी की तरफ। पंखुड़ी जैसे ही अपनी दोस्त रेखा के पास पहुंचती है, हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? रेखा घबराई हुई आवाज में कहती है, अरे यार, राहुल है ना, वो मुझसे गुस्सा हो गया है और अब मुझे मंदिर बुला रहा है मिलने के लिए। मुझे वहां जाना ही होगा, पर मैं अकेली नहीं जा सकती। तू चलना मेरे साथ। पंखुड़ी माथे पर शिकन डालते हुए कहती है, मुझे तो तेरा वो दोस्त राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू क्यों उससे प्यार करती है? मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं लगता। रेखा झुंझलाकर बोलती है, अब तू मुझे ज्ञान मत बांट, बस बता चल रही है या नहीं? दोस्ती के नाते पंखुड़ी मजबूरी में मान जाती है। वो अपनी स्कूटी निकालती है और दोनों चल पड़ती हैं मंदिर की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है रॉय पैलेस की ओर, जहां आदित्य अपनी दादी माँ के कमरे में बैठा है। उसकी नज़रें गुस्से और सवालों से भरी हुई हैं। दादी माँ चुपचाप सिर झुकाकर बैठी हैं और उनके पास बैठा है आदित्य का छोटा भाई हिमांशु। असल में हिमांशु ने ही आदित्य से झूठ बोला था कि दादी माँ ने दवा 2 दिन से नहीं खाए। लेकिन आदित्य कोई मामूली शख्स नहीं, उसने डॉक्टर की पढ़ाई भी की है। वो तुरंत समझ गया कि दादी माँ की हालत ठीक है और उन्होंने अपनी दवाई समय पर ली थी। आदित्य तुनक कर कहता है, दादी माँ, आपने ऐसा करके मेरी भावनाओं के साथ खेला है। दादी माँ धीरे धीरे सिर उठाती हैं, आंखों में आंसू और आवाज में शिकायत। क्यों ना करूं? तूने भी तो मेरी फीलिंग के साथ खेला है। तू जानता है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे बिना मैं रह ही नहीं पाती और तू मुझसे मिलने भी कभी कभी ही आता है। तुझे लगता है मैं चुपचाप बैठी रहूं? पता नहीं कल का दिन मेरा हो भी या नहीं, और तेरा दादा दादी तुझे कितना याद करते हैं, पर तू हमेशा अपने ईगो में खोया रहता है। दादी माँ हाथ जोड़ लेती हैं, आवाज कांपती है, आदित्य,
मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे अपने से दूर मत कर। आदित्य अपनी दादी माँ की तकलीफ देख नहीं पाता। वो उनके हाथ पकड़कर धीरे से नीचे करता है, उनकी आंखों से आंसू पोंछता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है दादी माँ, मैं सिर्फ आपके लिए और दादाजी के लिए इस घर में रहूंगा, लेकिन याद रखिए मेरा मतलब सिर्फ आपसे, दादाजी और हिमांशु से होगा। बाकी किसी फैमिली मेंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं। दादी माँ की आंखों में चमक आ जाती है, उनके चेहरे पर खुशी लौट आती है। वो मुस्कुराकर कहती हैं, तो चलो इस सुप्रभात की शुरुआत मंदिर जाकर करते हैं। आज सोमवार है, मैं चाहती हूँ कि हम सब पूजा करें। आदित्य अपनी दादी माँ की उम्मीद भरी आंखों को देखकर मना नहीं कर पाता। वो सिर हिलाकर हामी भर देता है। धीरे धीरे दादी माँ उठती हैं और आदित्य उनका सहारा देता है। सीन बदलता है, पैलेस का हॉल। सोफा पर आदित्य के माँ बाप बैठे हैं। आदित्य उनकी तरफ देखता भी नहीं और सीधे आगे बढ़ जाता है। दादी माँ नौकर से कहती हैं, रामू, पूजा की थाली तैयार करना। थोड़ी ही देर में थाली आ जाती है। दादी माँ उसे लेकर बाहर बढ़ती हैं। आदित्य और पूरा रॉयल कॉन्वॉय मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आज मंदिर में हमारी हीरोइन पंखुड़ी और हीरो आदित्य की पहली मुलाकात हो पाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 4, पहली मुलाकात का रंग। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। धीरे धीरे उसके दरवाजे से एक पैर बाहर आता है, चमचमाते शूज, और फिर पूरे अंदाज से निकलता है आदित्य रॉय। आदित्य सबसे पहले दूसरी तरफ की कार डोर खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके मजबूत हाथ में एक कमजोर, झुर्रियों से भरा हाथ थरथराता हुआ आता है। आदित्य अपने दादी माँ का हाथ मजबूती से पकड़कर उन्हें सहारा देता है। दादी माँ अपने पोते को देखकर खिल उठती हैं और दोनों साथ साथ मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। इधर आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स पूरे मंदिर को सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। बैकग्राउंड बदलता है, स्कूटी की हल्की आवाज। उसी समय पंखुड़ी अपनी स्कूटी लेकर मंदिर के सामने पहुंचती है। वो स्कूटी ठीक से लगाती है। उसकी दोस्त रेखा जल्दी से कहती है, तू यहीं बाहर वेट कर, मैं राहुल से मिलकर आती हूँ। पंखुड़ी सिर हिलाकर हामी भर देती है। रेखा भीतर चली जाती है और पंखुड़ी वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगती है। धीमी बुदबुदाहट, इन अ वॉइस टोन, इन दोनों को कहीं और मिलने की जगह नहीं मिली। मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर आ गए। मुझे अपने दोस्त से बात करनी ही पड़ेगी। अगर उसने इसी तरह प्यार में अंधी बनकर गलत रास्ता चुना, तो मुझे ऐसी दोस्त की जरूरत नहीं। ये सोचकर पंखुड़ी का मन भारी हो जाता है। वो धीरे से बुदबुदाती है, मन साफ करने आई हूँ, तो क्यों न भगवान के दर्शन ही कर लूं। पंखुड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के भीतर आती है। चारों तरफ भीड़ है, बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। वो खुद से हंसते हुए कहती है, वाह, कोई ब्लैक सूट पहनकर भी मंदिर आता है। लगता है कोई अमीरज़ादा फैशन दिखाने आया है। आगे जहां पंडित जी खड़े थे, वहीं एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा है, ब्लैक सूट में, चौड़े कंधे, दमदार प्रेजेंस, और उसके पास खड़ी हैं उनकी दादी माँ, अपनी लाठी का सहारा लिए। वो पंडित जी से पूजा की बातें कर रही थीं। पंखुड़ी एक पल के लिए उस लड़के की ओर देखती है, फिर सिर झटककर आगे बढ़ जाती है। वो भगवान के सामने खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़ लेती है और प्रार्थना करने लगती है। लेकिन तभी मंदिर का माहौल बदल जाता है। लोगों की आवाजें गूंज उठती हैं, हमला, हमला। आदित्य की नज़र तुरंत तेज हो जाती है। वो समझ जाता है उस पर हमला हुआ है। उसके सारे बॉडीगार्ड्स एक्शन में आ जाते हैं, चारों तरफ दौड़ते हैं और हमलावरों से भिड़ जाते हैं। मंदिर की पवित्र शांति एक पल में जंग के मैदान में बदल जाती है। पंखुड़ी बुरी तरह घबरा जाती है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इस हमले के बीच क्या पहली बार हीरो और हीरोइन की तकदीर टकराएगी? क्या ये मुलाकात उनके रिश्ते की शुरुआत होगी या किसी बड़े तूफान की आहट? ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 5, हमला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मंदिर के अंदर उस वक्त आदित्य अपनी दादी माँ के साथ खड़ा था और वहीं पर पंखुड़ी भी मौजूद थी। लेकिन तभी मंदिर की पवित्र शांति को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंज उठती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं और दुश्मनों से भिड़ने लगते हैं। आदित्य अपनी दादी माँ को बॉडीगार्ड्स के बीच खड़ा करता है और खुद भी लड़ाई की ओर बढ़ जाता है। सस्पेंस टोन, हार्ट बीट जैसी साउंड। इसी बीच पंखुड़ी की नज़र अचानक कुछ अजीब पर पड़ती है। दो बॉडीगार्ड्स के बीच से एक लाल लेजर लाइन सीधे दादी माँ के सिर के बीचों बीच आ रही थी। पंखुड़ी समझ जाती है ये स्नाइपर की रेड डॉट है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हे भगवान! बिना एक पल गंवाए वो दौड़ लगाती है और बॉडीगार्ड्स को चीरते हुए अंदर घुस जाती है।
एक झटके में वो दादी माँ को अपनी ओर खींच लेती है और अगले ही पल तेज गनशॉट की आवाज़, गोलियों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। सभी बॉडीगार्ड्स हक्के बक्के रह जाते हैं। ये लड़की कौन है? सब समझ जाते हैं कि पंखुड़ी ने दादी माँ की जान बचा ली है। पंखुड़ी घबराते हुए दादी माँ से कहती है, दादी माँ, आप ठीक तो है ना? दादी माँ भी कांपते हुए सिर हिलाती हैं। पंखुड़ी अपने बैग से पानी की छोटी बोतल निकालती है और उन्हें धीरे धीरे पिलाती है। रिलैक्स हो जाइए दादी माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। पंखुड़ी उनकी ओर देखती है और कहती है, देखिए, आपके लोग आ गए, अब आप सेफ हैं, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो मुड़ती है, दादी माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं। पंखुड़ी पलटकर देखती है, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ की आंखों में कृतज्ञता झलकती है। वो हल्की मुस्कान के साथ पूछती हैं, क्या मैं अपनी जान बचाने वाली का नाम जान सकती हूँ? पंखुड़ी प्यारी सी मुस्कान देती है और कहती है, पंखुड़ी। फिर दादी माँ को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। बैकग्राउंड बदलता है, बाहर का सन्नाटा। फिर अचानक एक और गनशॉट। गोलियों की आवाज़ सुनते ही पंखुड़ी झाड़ियों की ओर दौड़ जाती है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आदित्य 4-5 आदमियों को धराशायी कर चुका था। उसके हाथ में गन थी और हर दुश्मन की गर्दन उसके शिकंजे में थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, आंखों में खतरनाक लालिमा। वो किसी इंसान से ज्यादा किसी शैतान जैसा लग रहा था। पंखुड़ी के पैर कांपने लगते हैं। आदित्य चीखता है, तुम्हारी यही सजा है। गनशॉट, आखिरी दुश्मन जमीन पर गिरता है। आदित्य की नज़र अचानक पंखुड़ी पर पड़ती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसकी गहरी डरावनी आंखें सीधे पंखुड़ी से टकराती हैं। धीरे धीरे आदित्य उसकी ओर बढ़ने लगता है। पंखुड़ी डर से जड़ हो जाती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। और फिर आदित्य उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। पंखुड़ी ऊपर देखती है, उसकी नज़रें आदित्य की खौफनाक आंखों से मिलती हैं। वो नज़रें इतनी गहरी, इतनी डरा देने वाली कि पंखुड़ी घबराकर पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है और फिर वो अचानक मुड़कर वहां से भाग निकलती है। वो अपनी स्कूटी उठाती है और तेजी से घर की ओर निकल जाती है। आदित्य वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है, फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। पागलपन भरी हंसी का बैकग्राउंड। अब तुम मेरी हो इस दुनिया में। तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे सोने के पिंजरे में आना ही पड़ेगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पंखुड़ी की मासूमियत आदित्य जैसे क्रूल इंसान की इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगी? क्या उसकी इनोसेंस आदित्य के अंधेरे को बदल पाएगी, या वो इसी खतरनाक खेल में फंसकर रह जाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। हेलो दोस्तों, मैं आपकी लेखक। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं ये स्टोरी पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ, बट आप मेरे साथ स्टोरी के अंत तक जुड़े रहना और नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आएगा। मिलते हैं, बाय। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है। रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में हम